ध्यान दीजिएगा, सैटेलाइट पढ़ा होगा आपने एक वर्ड सैटेलाइट ना, प्लैनेट को रिवॉल्व करता है वो सैटेलाइट कहलाता है। दो टाइप के सैटेलाइट है मेनली, एक है कौन सा, आर्टिफिशियल, और दूसरा क्या है, नेचुरल। अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, नाम पता है किसी को, अर्थ की मून, हाँ अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसका नाम है मून। बाकी बहुत सारे सैटेलाइट है आर्टिफिशियल, आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट फर्स्ट है ना, और क्या है, इनसेट है, और क्या है, चंद्रयान है, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 क्या है, चंद्रयान 1, मंगलयान है, ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, पढ़ लेना सबके बारे में, ठीक है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट दो सैटेलाइट हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कुछ इस टाइप से है। पहला है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट। समझिएगा, दो टाइप के सैटेलाइट हैं जो कम्युनिकेशन के लिए विशेष यूज होते हैं, मेनली वो कम्युनिकेशन के लिए ही यूज होते हैं। पहला तो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और दूसरा है पोलर सैटेलाइट। कौन सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। समझिए जियो स्टेशनरी किसको बोलते हैं, नाम से समझो, जियो प्लस स्टेशनरी। जियो वर्ड जो है वो अर्थ के लिए यूज करते हैं जनरली अपन, ठीक है ना। अर्थ के रेफरेंस में जो सैटेलाइट कैसा महसूस हो, रेस्ट में महसूस हो, स्टेशनरी फील हो, या मतलब कोई ऑब्जर्वर अर्थ में बैठा हो और वो अर्थ से इस सैटेलाइट को देखे और उसको लगे कि सैटेलाइट तो रेस्ट में है, इस टाइप के सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। क्या है भाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो सारे सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के रेफरेंस में या जिनकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो, जीरो हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। असल में अर्थ का जो आपने शेप बताया था हमने आपको, ये पोल्स होते हैं और ये क्या होते हैं, इक्वेटर होते हैं। जिस तरीके से अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, जिस तरह अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि किस पे रोटेट करती है, कह देना चाहिए प्लेन ऑफ इक्वेटर पे रोटेट करती है। किस पे रोटेट करती है, प्लेन ऑफ इक्वेटर पे। वैसे ही कोई सैटेलाइट जो प्लेन ऑफ इक्वेटर के साथ को प्लानर हो और प्लेन ऑफ इक्वेटर के साथ कॉन्सेंट्रिक हो, है ना, प्लेन ऑफ इक्वेटर के साथ को प्लानर भी हो और प्लेन ऑफ इक्वेटर के साथ कॉन्सेंट्रिक भी हो, और साथ ही साथ ये भी अर्थ के जितना मतलब 24 घंटे टाइम पीरियड में, या मतलब 24 घंटे वाले टाइम पीरियड में क्या करे, रेवोल्यूशंस करे, तो इस टाइप के सैटेलाइट्स क्या कहलाते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहलाते हैं। क्या है समझ में आइएगा, समझिएगा क्या है भाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो सारे सैटेलाइट्स जो अर्थ के रेफरेंस में स्टेशनरी फील हो या जिनका रिलेटिव वेलोसिटी विद रेफरेंस टू अर्थ क्या हो, जीरो हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी बोलते हैं, ठीक है ना। समझिए खास बात यह है कि जैसे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है वैसे ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट करते हैं, सेम सेंस में सेम एंगुलर स्पीड के साथ, इसलिए इनको सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं, ठीक है ना। या जिस ऑर्बिट पे ये मूव करते हैं उनको सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सुना हुआ कभी आपने, जियो सिंक्रोनस क्या सैटेलाइट, ये जियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है, समझिएगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सारी सैटेलाइट्स हैं जिनको अर्थ में बैठ के अगर देखा जाए तो स्टेशनरी फील हो, जिनकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रेफरेंस टू अर्थ क्या है, जीरो हो, उन सबको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए स्पेशल कंडीशंस हैं। सबसे पहली चीज, इसका जो प्लेन ऑफ रोटेशन है वो क्या होना चाहिए, इक्वेटर प्लेन के साथ क्या होना चाहिए, इक्वेटर प्लेन के साथ को प्लानर होना चाहिए, प्लेन ऑफ इक्वेटर के साथ कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए। इनका भी जो टाइम पीरियड है वो क्या होना चाहिए, 24 आवर्स होना चाहिए, और इनका भी जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए।
आ रही बात समझ में? वेस्ट टू ईस्ट, ये कहलाते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इनका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो कम्युनिकेशन में है। कहां पे है? कम्युनिकेशन में। सबसे पहले करीब यूएसए ने जो है अपना एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट स्पेस में भेजा था। क्या नाम था उसका मालूम है आपको? सबसे पहले यूएसए ने 1945 के आसपास, है ना, अपना क्या है एक वो भेजा था, कह देना चाहिए, सैटेलाइट भेजा था यूएसए ने स्पेस में कम्युनिकेशन के लिए, जियो स्टेशनरी। क्या नाम था उसका? टेलस्टार। क्या नाम था? टेलस्टार। टेलस्टार वो पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो यूएसए ने भेजा था 1942 या 1945 में भेजा था। ठीक है, समझिएगा। तो कहानी ये है 1962 में भेजा था शायद, 62 में, 62 में, 1962 में। ठीक है, समझिएगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का काम भी कहां पे है? कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। असल में एक चीज है कि जो अर्थ है ना, अर्थ के लिए या अर्थ पे कम्युनिकेशन के लिए एक सैटेलाइट सफिशिएंट नहीं है ना। कम्युनिकेशन के लिए एक सैटेलाइट सफिशिएंट नहीं है क्योंकि अर्थ का बहुत सारा पोर्शन आउट ऑफ साइट है ना। तो कम्युनिकेशन के लिए होता क्या है, अर्थ के चारों तरफ जैसे अब अर्थ का पूरा सरकमफ्रेंस अगर अपन कवर करेंगे तो लगभग कितना एंगल, 360 डिग्री एंगल बनता है, जो हमेशा बनता है। तो 120 डिग्री पे 3 अलग अलग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फिक्स हैं, जो कि स्टेशन बाय स्टेशन क्या करते हैं, सिग्नल ट्रांसपॉन्ड करते हैं। ठीक है ना, और वही जो है हमारे यहाँ कम्युनिकेशन का रोल प्ले करते हैं। एक पॉइंट से अर्थ में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को कम्युनिकेट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? उन्हीं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। समझ रहे हैं बात को? क्या करते हैं? वही टेलस्टार उन्हीं में से एक सैटेलाइट है। ठीक है, समझिएगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है? वो है कम्युनिकेशन में है। किसमें है? कम्युनिकेशन में। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक मैसेज करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इसका यूज करते हैं अपन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। ठीक है ना, समझिएगा। यूज क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के? ठीक है, यूजेस पे बात कर लेते हैं। यूजेस क्या यूजेस हैं? सबसे पहले टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो वगैरह में जो कम्युनिकेशन है ना, वो रिफ्लेक्शन के थ्रू, है ना, रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, वेदर बताने के लिए, वेदर का जो डिटेल है उसके लिए क्या है, इसका यूज होता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है ना, और किस काम आता है भाई? और काम आता है ये साइज बताने के लिए, है ना, साइज शेप वगैरह बताने के लिए। किसका? अर्थ का साइज शेप बताने के लिए। ठीक है, और किस काम आता है बताइए? एक तो टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो वगैरह में सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, दूसरा वेदर फोरकास्टिंग के लिए, तीसरा अर्थ का साइज शेप वगैरह बताने के लिए। आया समझ में? और कोई मुश्किल? ये यूजेस है इसके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के। तो कुछ समझ में आया? किसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? वो सारे सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के रेफरेंस में स्टेशनरी होते हैं या रेस्ट में होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इनका टाइम पीरियड अर्थ के अपनी एक्सिस पे घूमने वाले टाइम पीरियड के बराबर, मतलब 24 घंटे रहता है। ठीक है ना, और ये हमेशा उसी प्लेन पे घूमेंगे या उसी प्लेन के साथ कोप्लैनर प्लेन में घूमेंगे जो प्लेन ऑफ इक्वेटर होता है, और उसी प्लेन ऑफ इक्वेटर के साथ कॉन्सेंट्रिक भी होते हैं। ठीक है ना, समझिएगा। और वेस्ट टू वेस्ट ईस्ट, जो जिस सेंस में अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट में रोटेट करता है, वैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी रोटेट करते हैं। हालांकि ये अर्थ से इनकी हाइट बहुत ज्यादा रहती है, अर्थ के सरफेस से इनकी हाइट बहुत ज्यादा, लगभग मुझे लगता है कि 35,930 किलोमीटर के आसपास रहती है। ठीक है ना, इसकी जो हाइट है अर्थ के सरफेस से वो लगभग 35,930 किलोमीटर या स्ट्रिक्टली अप्रोक्स टू 36,000 किलोमीटर के आसपास क्या है रहती है। इतनी हाइट पे ये मूव करते हैं, अर्थ से इतनी हाइट पे मूव करते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए इनमें कुछ ड्रॉबैक भी है। इनका कम्युनिकेशन स्किल दूसरे सैटेलाइट से कम भी है क्योंकि ये अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, 36,000 किलोमीटर दूर है। तो इनका जो एक्यूरेसी है मेजरमेंट का वो उतना प्रॉपर नहीं है। खैर वो बाद में बात करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई आपको? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट समझ में आ गया? चलो नोट कर लो जल्दी से। सेकंड टाइप बता रहे थे पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्या है? जैसे कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक तो क्या हुआ इक्वेटर, दूसरा क्या हुआ पोल्स, नॉर्थ और साउथ। ठीक है ना, इक्वेटर मतलब ईस्ट वेस्ट और पोल्स क्या? नॉर्थ साउथ।
तो जो सैटेलाइट क्या हो, प्लेन ऑफ पोल्स में, जैसे प्लेन ऑफ पोल्स में रिवॉल्व करते हैं, जिनका जो ऑर्बिट है वो पोलर प्लेन के साथ क्या है, क्या हो, कोप्लैनर हो और कॉन्सेंट्रिक हो, मतलब कि जिनका प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन है, प्लेन ऑफ ऑर्बिट है, जिन सैटेलाइट्स का प्लेन ऑफ ऑर्बिट प्लेन ऑफ इक्वेटर के परपेंडिकुलर हो, जिन सैटेलाइट्स का प्लेन ऑफ ऑर्बिट क्या हो, इक्वेटर प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उन सैटेलाइट्स को पोलर सैटेलाइट्स बोलते हैं। ये नॉर्थ साउथ से क्रॉस होते हैं, ठीक है ना, समझिएगा। जब अर्थ रिवॉल्व करता है तो ये जो पोलर सैटेलाइट्स हैं अर्थ के बहुत सारे हिस्सों से क्या होते हैं, क्रॉस होते हैं, या अर्थ के बहुत सारे हिस्सों को स्कैन कर लेते हैं, जिससे हमें अर्थ के बहुत सारे हिस्सों की क्या है, परफेक्ट जानकारी लग जाती है। और अच्छी बात ये भी है कि जो पोलर सैटेलाइट है ये लगभग 300 से 800 किलोमीटर की रेंज में होते हैं अर्थ से, क्योंकि जियो स्टेशनरी तो बहुत दूर होता था, 36,000 किलोमीटर दूर, लेकिन ये नहीं, ये तो मैक्सिमम 800 और मिनिमम क्या 300 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं, मतलब ये अर्थ से काफी क्लोज रहते हैं। तो पोलर सैटेलाइट्स क्या है, पोलर सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं जो रिवॉल्व तो करते हैं, है ना, रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उनका जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट का प्लेन पोलर प्लेन के साथ क्या होता है, कोप्लैनर होता है। यूं कहें कि जो प्लेन ऑफ ऑर्बिट है वो हमेशा इक्वेटर प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है, क्या है, इक्वेटर प्लेन के परपेंडिकुलर। ये नॉर्थ साउथ पोल से क्या क्रॉस होते हैं प्लेन के उसके अर्थ के, और साथ ही साथ ये अर्थ से लगभग 300 से 800 किलोमीटर की रेंज में ही मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं उस प्लेन को, ठीक है। इस वजह से अर्थ के काफी करीब रहते हैं, अर्थ से इनकी अप्रोच ज्यादा है, और जब ये अर्थ रिवॉल्व करती है तो ये भी बहुत सारे एरिया को कवर कर लेते हैं, अर्थ के बहुत सारे पोर्शंस को ये स्कैन कर लेते हैं, जिसको बाद में ये इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पोलर सैटेलाइट का यूज भी हम कम्युनिकेशन पे करते हैं, जैसे कि यूरोप में जो है तो एक सिस्टम है सैटेलाइट का, स्पॉट नाम है, ये पोलर सैटेलाइट ही है स्पॉट नाम से। और इंडिया के लिए क्या है, IERS है ना, इंडिया के लिए क्या है, IERS, इंडियन अर्थ रिसोर्सेज सैटेलाइट, ठीक है ना, IERS, इंडियन अर्थ रिसोर्सेज सैटेलाइट। इंडिया के लिए IERS काम करता है और यूरोप के लिए काम करता है स्पॉट। ये पोलर सैटेलाइट्स ही हैं, क्या है ये, पोलर सैटेलाइट्स हैं। आई बात समझ में, पोलर सैटेलाइट्स का यूज क्या है, पोलर सैटेलाइट्स भी कम्युनिकेशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ मेन चीज जो इनकी है, ये वेदर फोरकास्टिंग ये भी करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, साथ ही साथ ये मिलिट्री के लिए स्पाइन वर्क करते हैं, मिलिट्री के लिए क्या काम करते हैं, ये स्पाइन वर्क, ठीक है ना, समझते होंगे, मिलिट्री के लिए स्पाइन वर्क काम करते हैं। और क्या काम है इनका, ये कितना चाहिए, जो एनवायरनमेंट का रिपोर्ट है, एनवायरनमेंट की जो जानकारी है ज्यादा एक्यूरेटली दे सकते हैं। ये जो है इतने पास में है अर्थ से कि जो भी एनवायरनमेंट की डिटेल है वो बहुत ही एक्यूरेट दे सकते हैं। तीसरी चीज आपको मालूम होगा कि एक ब्रिटिश का पोलर था सैटेलाइट, है ना, इसने क्या दिया था, ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट। क्या बताया था, बताइए जल्दी से। पोलर सैटेलाइट ही है जिसने बताया था कि ओजोन लेयर में क्या हो चुका है, होल हो चुका है, ठीक है ना। तो ओजोन लेयर का जो होल है वो सबसे पहले किसने पता किया था, पोलर सैटेलाइट ने ही पता किया था। तो आ गया समझ में क्या है पोलर सैटेलाइट, जो प्लेन ऑफ पोल में, प्लेन ऑफ पोल्स में करता है, रिवॉल्व करता है, रेवोल्यूशंस करता है या मूवमेंट करता है, ये जिसका ऑर्बिट प्लेन ऑफ पोल के साथ क्या है, कोप्लैनर रहता है, ठीक है ना, समझ में आ गया, या प्लेन ऑफ इक्वेटर के परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। ये अर्थ के काफी क्लोज होता है, इससे अर्थ की बहुत सारी चीजें को कर लेता है, ये स्कैन कर लेता है, इसी वजह से इसकी वेदर फोरकास्टिंग ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा एक्यूरेट है। ये क्या कर सकता है, एनवायरनमेंट की डिटेल भी ज्यादा एक्यूरेटली देता है, कम्युनिकेशन के काम तो आता ही, और साथ ही साथ क्या करता है ये, जैसे आपको पता हो कि ब्रिटिश का पोलर सैटेलाइट था जिसने सबसे पहले ओजोन लेयर में होल होने की बात कही थी। आई बात समझ में। तो ये थे आपके पोलर सैटेलाइट और क्या, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आया समझ में, क्लियर हो गया सबको, चलिए आगे समझिएगा। तो पोलर सैटेलाइट बेटर है, जियो स्टेशनरी थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि वही सबसे बड़ा रीजन है, वही डिस्टेंस, मेन रीजन है डिस्टेंस। आया समझ में, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है
कि एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी सैटेलाइट की, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, समझिएगा, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। जैसे मान लीजिए आपको मालूम है कोई m मास का सैटेलाइट r रेडियस के ऑर्बिट में, है ना, v नॉट वेलोसिटी से किसी प्लैनेट को रिवॉल्व करता है। कोई m मास का सैटेलाइट r रेडियस के ऑर्बिट में v नॉट वेलोसिटी से किसी प्लैनेट को रिवॉल्व करता है। जब रिवॉल्व करता है तो ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी रहता है, माइनस कैपिटल जी स्मॉल m अपॉन क्या r। आगे समझिएगा, जब ये रिवॉल्व करता है v नॉट वेलोसिटी से तो इसमें कितना काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा, हाफ ऑफ m v नॉट स्क्वायर। और आपको याद हो मैंने आपको v नॉट स्क्वायर का फार्मूला पढ़ाया है क्या, gm by r, क्या बताया gm by r। तो समझिएगा k इज इक्वल्स टू क्या आएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना 2r। तो टोटल एनर्जी मतलब कि E कितना आएगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो काइनेटिक कितनी है, gmm by 2r, और पोटेंशियल कितनी है, माइनस gmm by r। तो ये आधा है वो एक है, तो डिफरेंस के बाद क्या बचेगा, आधा। बगल में लिखते हैं टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस gmm by 2r। कोई प्रॉब्लम बताइए, कुछ समझ नहीं आया, बोलिए, क्लियर है, क्या समझ आया कि कोई भी सैटेलाइट अगर किसी प्लैनेट को रिवॉल्व करता है या किसी पर्टिकुलर एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है उसमें टोटल एनर्जी कितनी होती है, माइनस gmm by 2r। ये जो टोटल एनर्जी है ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी चीज को बाहर भेजना चाहते हैं, ठीक है ना, या एस्केप कराना चाहते हैं अर्थ से या उस प्लैनेट के ग्रेविटेशन से, तो आपको इतनी एनर्जी की और रिक्वायरमेंट होगी और एक्स्ट्रा आपको इतनी एनर्जी देनी होगी उसको एस्केप कराने के लिए। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है इन्फिनिटी में जाके पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। हमको भेजना है इसको इन्फिनिटी में, मतलब पहुंचाना है इसको 0 एनर्जी पे। कहां पहुंचाना है, 0 एनर्जी पे। भाई एस्केप कराने का मतलब क्या है, आपके प्लैनेट के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर भेजना, मतलब आपकी रेंज से बाहर भेजना, मतलब इन्फिनिटी में भेजना। और इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। अभी मैंने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। अभी ये नेगेटिव है, आपको 0 में पहुंचाना है, क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब कि आपको किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर भेजने के लिए, एस्केप कराने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके वो इस फील्ड को क्रॉस कर पाएगा, इन्फिनिटी में जा पाएगा। तो नेगेटिव साइन यही शो करता है कि किसी बॉडी को एस्केप कराने के लिए आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आ गया समझ में, ये है इसकी टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आपको एक और टर्म बाइंडिंग एनर्जी बताता हूं, ठीक है, जल्दी से नोट करिए, इसको छाप लीजिए प्लीज, छाप लिया, नोट कर लिया सबने। चलिए अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी, कौन सी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप अ बॉडी फ्रॉम द प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बाइंडिंग एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप अ बॉडी फ्रॉम द प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी की, मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी, it is the minimum energy required to escape a body from the planet's gravitational field। planet के gravitational field से किसी body को escape कराने के लिए जिस minimum energy की requirement होती है, that is the binding energy। और हमको मालूम है कि हमको भेजना कहाँ है, infinity में, at r is equals to infinity में, और यहाँ potential energy क्या होती है, 0। और हमारे लोकेशन में potential energy क्या है, माइनस gmm by क्या 2r। हमें बाहर भेजने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हमें इतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना 2r। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बॉडी को प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए। आया समझ में, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
इस एनर्जी से आप भेजेंगे तो डेफिनेटली वो एस्केप कर जाएगी, प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देगी। ऐसा समझ में आपको मालूम चल गया टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट -gm/2r और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट gnm/2r कि हम कहां भेजना चाहते हैं, इन्फिनिटी में। और इन्फिनिटी में प्रोड्यूस एनर्जी जीरो होती है, ये नेगेटिव है, जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी। तो इतनी एनर्जी अगर आप इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब जाके बॉडी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के जाएगी, मतलब एस्केप करेगी। समझ में आ गया? तो ये है बाइंडिंग एनर्जी और वो है टोटल एनर्जी। क्लियर है? जल्दी से नोट करिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक आखिरी टॉपिक है वेटलेसनेस। हमको वजन तब तक नहीं लगता जब तक कोई एहसास ना कराए, पता है आपको? जब तक हमको ये ना बताया जाए कि जब तक परीक्षा ना हो तो हमको अपने ज्ञान का पता नहीं चलता। सही कह रहा हूं मैं? जब तक एग्जाम ना हो तो आपको आपकी नॉलेज पता नहीं चलती, जब तक प्रैक्टिकल एग्जाम ना हो तब तक आपको आपका पोटेंशियल पता नहीं चलता, आपकी ताकत पता नहीं चलती। वही कहानी है वेट की। मैं पहले वेट डिस्कस करूं फिर वेटलेस में आऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं इस सरफेस पे हूं, ठीक है, इस सरफेस पे हूं और मेरे ऊपर डाउनवर्ड पुल लग रहा है, कैपिटल GMM/r²। तो अगर मैं इस सरफेस पे हूं तो अगर मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल पुल भी लग रहा है अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। क्या लग रही है? नॉर्मल रिएक्शन, जिससे मुझे कोई वेट फील नहीं हो रहा, मुझे अभी कुछ नहीं लग रहा, मतलब मुझे फील नहीं होता, मतलब मशीन तो मेजर करती है। जैसे आपने एक स्प्रिंग बैलेंस सुना होगा, सुना है स्प्रिंग बैलेंस? स्प्रिंग बैलेंस आप इसमें बॉडी को रखते हो, है ना, और बॉडी इस पे क्या लगाती है, बॉडी पे क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो स्प्रिंग बैलेंस वगैरह जिससे क्या होता है, स्प्रिंग स्ट्रेच होती है, स्प्रिंग स्ट्रेच होती है तो इस पे ऊपर की तरफ रिएक्शन लगता है जो यहाँ पे रीडिंग के तौर पे बताता है, ठीक है ना, इससे हम वेट मेजर करते हैं। जब भी हम कहीं किसी सरफेस पे खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर जितना भी फोर्स डाउनवर्ड लगता है, सरफेस उतना ही हम पे क्या करता है, रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है। उसी रिएक्शन की जो मेजरमेंट है दैट इज द क्या, दैट इज द क्या, वेट। अगर हमारे अंदर वेट है, अगर हमारा कुछ वेट है तो मशीन में रीडिंग में तभी आएगा जब उस पे क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा। अगर हम पे कोई रिएक्शन फोर्स ना लगे तो हमारा कोई वेट नहीं है, हम ऐसे उड़ने लगेंगे हवा में, मतलब एकदम हवा में रहेंगे, कहीं कोई डाउनवर्ड आने की गुंजाइश ही नहीं है। तो और अगर वेट तो ऐसा बोले कि वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो प्लैनेट हम पे एक्सर्ट करता है। वेट क्या है? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्या, प्लैनेट टुवर्ड्स द प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट अपनी तरफ जो हमारे ऊपर एक पुल फोर्स एक्सर्ट करता है दैट इज द वेट, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जैसे ही ग्रेविटेशन हमारे ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, सरफेस हमारे ऊपर रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है। वो जो रिएक्शन है वही वेट, वो जो रिएक्शन है वही क्या है, वेट। अगर किसी सिचुएशन में रिएक्शन जीरो हो जाए मतलब हम क्या होंगे, वेटलेस होंगे। क्या होंगे? वेटलेस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल पहले पढ़ा चुका हूं मोशन चैप्टर में, शायद लॉज ऑफ मोशन में। जैसे ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट मूव कर रही है मोटर की वजह से डाउनवर्ड ए एक्सेलरेशन से, जबकि इस लिफ्ट के अंदर मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरे दो हाथ या अजीब सा मुंह और ये पैर, ठीक है, ये देखो पैर, नष्टोमिया एक पैर, समझना, ये मैं हूं, मेरा मास अगर m है तो मेरा वेट डाउनवर्ड कितना होगा, mg। अगर मैं इस सरफेस पे हूं और मेरा वेट डाउनवर्ड mg है तो मेरे ऊपर रिएक्शन कितना लग रहा होगा, r लग रहा होगा। रिएक्शन कितना लग रहा होगा, r, जो कि हमारे वेट की मेजरमेंट है, समझिएगा। तो अगर अपन इसको इक्विलिब्रियम की बात करें, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, क्या बोलते हैं इसको अपन, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, सिग्मा F इज इक्वल्स टू ma। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो सिग्मा F इज इक्वल्स टू 0, अगर मूविंग है तो सिग्मा F इक्वल क्या, ma। बात तो समझिएगा। तो मेरे ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है mg, ठीक है, दूसरा फोर्स अपवर्ड लग रहा है रिएक्शन, और फाइनली डाउनवर्ड ही क्या हो रही है, मोशन हो रही है। तो r इज इक्वल्स टू क्या आएगा, mg माइनस क्या, ma, ठीक है, mg माइनस क्या,
m है, समझिएगा। तो डाउनवर्ड बोल दिया है तो क्यों इसमें लोड लेना, अब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, बोल दिया डाउनवर्ड। तो r इक्वल mg माइनस ma, तो mg माइनस a। ये कहानी तब की है जिस समय पे ये जो लिफ्ट है किसकी वजह से मूव कर रही थी, ये मूव कर रही थी मोटर की वजह से। लिफ्ट को मूव कराने के लिए एक मोटर यूज की जाती है जो लिफ्ट को मूव कराती है। तो जब लिफ्ट की वजह से मोटर मूव करती है ये एक्सेलरेशन से, उस टाइम पे इतना रिएक्शन हमारे ऊपर फाइनली लगता है जो कि हमारा वेट मेजर होता है, जो हमारे वेट का मेजरमेंट है। वही कहीं अचानक से अगर मोटर से बेल्ट टूट जाए, इफ बेल्ट इज ब्रोकन, अगर वही अचानक से मोटर से जो बेल्ट अटैच है जो जिससे ये लिफ्ट मूव कर रहा है वो बेल्ट टूट जाए। जब बेल्ट टूट जाएगा तो लिफ्ट कहां आएगी, डाउनवर्ड आएगी। इस बार लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस बार लिफ्ट का एक्सेलरेशन g होगा। इस बार वो मोटर के कहने पे नहीं आ रही है नीचे, इस बार वो ग्रेविटी की वजह से आ रही है नीचे। तो उस सिचुएशन में a इक्वल क्या होगा, g। और अगर a इक्वल g है तो r इक्वल्स टू m, g की जगह g और a की जगह भी g, तो g माइनस g कितना, 0। जब कोई रिएक्शन फोर्स नहीं होगा, r की वैल्यू 0 होगी, उस टाइम पे हमारा कोई वेट नहीं आएगा। अगर हम मशीन लगा दें और मेजर करें तो हमारे वेट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। किस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में लिफ्ट क्या है, क्या हो रहा है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रीली फॉल कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है। अब उसको मैटर मूव नहीं करा रहा है, मोटर मूव नहीं करा रहा है, बेल्ट जो है टूट चुका है, अब वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। जब ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा उस सिचुएशन में उसका एक्सेलरेशन नहीं चलेगा, किसका एक्सेलरेशन चलेगा, ग्रेविटी का चलेगा, और a की वैल्यू g हो जाएगी और रिएक्शन फोर्स 0, मतलब वेट क्या, 0। जब भी हम कभी किसी फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के अंदर होते हैं उस समय हमारा वेट क्या होता है, 0 होता है। इस समय हम किसी फ्रीली फॉलिंग किसमें, लिफ्ट के अंदर होते हैं, उस समय हमारा वेट क्या होता है, 0 होता है। एक तो ये सिचुएशन। दूसरा क्या, स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट के अंदर क्या सिचुएशन बनती है, समझिएगा। इन स्पेस क्राफ्ट, समझिए, स्पेस क्राफ्ट कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। अगर मूव कर रहा है तो इस पे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो अगर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बॉडी पे तो बॉडी एक्सेलरेट भी किससे होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर उस पे ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है तो वो एक्सेलरेट भी किससे होगी, ग्रेविटी से। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है a एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है ना, और उस पे, और वो क्यों हो रहा है ऐसा, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो मूव कर रही है। रिएक्शन फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में भेज रहा है, समझिएगा। बताया ना मैंने आपको, सिग्मा F इज इक्वल्स टू क्या, ma, सिग्मा F इज इक्वल्स टू क्या, ma, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर क्या होगा, एक तो पहले नंबर उस पे ग्रेविटेशन पुल काम करेगा, रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी, और वो मूव भी कहां करेगा, वो मूव भी करेगा जिस तरफ ग्रेविटी उसको खींच रही होगी। तो उसके अंदर कौन सा एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बात को समझिएगा कि आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है, gm/r²। क्या होता है, gm/r²। तो ये कट जाएंगे, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यहाँ पे भी रिएक्शन 0 है। तो स्पेस क्राफ्ट के अंदर भी हमें क्या होता है, हमारा कोई वेट नहीं होता। स्पेस क्राफ्ट के अंदर भी हम कैसे होते हैं, वेटलेस होते हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स वहां वेटलेस होते हैं, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट क्यों मूव करता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ क्या, ग्रेविटेशनल पुल। तो डेफिनेटली आपके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। तो आपका रिएक्शन क्या है, 0, कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब कि कोई वेट नहीं है। स्पेस क्राफ्ट के अंदर सारी चीजें तैरती रहती है, उड़ती रहती है, हवा में उड़ती है, बड़ी मुश्किल जाती है उस चीज से।
बहुत प्रॉब्लम जाती है स्पेसक्राफ्ट के अंदर। मान लो कोई चीज आपको खाना है, आपने रोटी रखी, रोटी उड़ रही है, तो आप क्या करते हैं, लिक्विड लेते हैं। स्पेसक्राफ्ट के अंदर जो लोग जाते हैं ना, वो लिक्विड भोजन लेते हैं। सना सना दाल चावल लिए, बिस्कुट वाला ढक्कन खोले, सीधे मुंह में रख के दबा लिए, है ना, क्योंकि वहां पे सारी चीजें ना हवा में होती है, उड़ रही होती है, बड़ी मुश्किल होती है। स्पेसक्राफ्ट के अंदर वेटलेसनेस से बहुत दिक्कतें आती हैं। खैर आप बुक में पढ़ेंगे तो सारी छोटी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ गया आपको? ये वही वेटलेसनेस, वेट है मतलब रिएक्शन है, अगर रिएक्शन ही नहीं है मतलब आपका कोई वेट नहीं है, वेट की रीडिंग क्या आएगी, 0 आएगी। आया समझ में? नोट कर लीजिए, हर वो पॉइंट जिस पॉइंट पे रिएक्शन 0 हो, हर वो पॉइंट जिस पॉइंट पे आप में लगने वाली जो रिएक्शन है अगर वो 0 है, वहां पे आप कैसे होंगे, वेटलेस होंगे। कहां होंगे? वहां पे आप कैसे होंगे, वेटलेस होंगे। आया समझ में? छापो जल्दी से इसको, फिर आगे बात करते हैं। नोट कीजिए।